नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं अंशुल शर्मा स्वागत करता हूं आपका आपके प्यारे से चैनल ब्रेनिक एजुकेशन केमिस्ट्री में, जिसमें आज हम करेंगे असेसमेंट फॉर लर्निंग का लास्ट मिनट वाला रिवीजन। क्लियर गाइज, इसमें होंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और एमसीक्यूज मीन्स ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन और फिल इन द ब्लैंक्स एंड ट्रू एंड फॉल्स। जो भी वहाँ पे होंगे 1 मार्क्स वाले सारे क्वेश्चन होंगे। रीज़न ये है कि आपका यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि हर एक टॉपिक लगभग लगभग आप देख लें, क्योंकि लास्ट मिनट रह गया है कुछ नया करने का, ज़्यादा ऑप्शन नहीं बचा। ठीक है ना। सो जल्दी जल्दी क्विकली हम इसको फिनिश करेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। और पाँचों यूनिट छः यूनिट का मैं आज जो है आपको ये एक ही वीडियो में करवाने वाला हूँ। सो वीडियो थोड़ी लेंथी होने वाली है, कमर कस के बैठिए। और जो टॉपिक आपको लगता है कि हाँ इसमें आएगा क्वेश्चन में, टॉपिक आते चले जाएंगे कि मैंने पढ़ रखा है लेकिन अभी मुझे याद नहीं है, तो वो आप सर्च करके कहीं से भी कर सकते हैं। फिर से मैं कहता हूँ हमारा एक मेन मोटिव है बस एक ही, वो है 100% मार्क्स जो है वो गेन करना, कहीं से भी हो। ठीक है ना। मैं सिर्फ आपके लिए एक हेल्प कर रहा हूँ, छोटी सी हेल्प है। कुछ भी इससे आपको फ़ायदा हो, मुझे बड़ी खुशी होगी। ठीक है दोस्तों, सो समय ख़राब ना करते हुए, क्योंकि समय की हमारे पास कमी है, शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर। सो गाइज, शुरू करने से पहले एक और चीज़ की, अगर आपको स्लो लग रहा है, वैसे मैं थोड़ी स्पीड बढ़ा के रखूँगा वीडियो की, ठीक है, फिर भी आपको स्लो लग रहा है और फास्ट करना है, या फास्ट लग रहा है थोड़ा स्लो करना है, तो यूट्यूब ऑप्शन देता है। सो स्किप ना करके उसकी स्पीड को आप बढ़ा लें और फटाफट से अपना रिवीजन कर डालें। ठीक है ना, क्योंकि कहीं से भी मार्क्स नहीं कटना चाहिए, अपना ये एकमात्र लक्ष्य है। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है, अंतराल अनुमापन, इंटरवल स्केल। आपने पढ़ी होंगी ना स्केल, ठीक है ना। उसमें ये कह रहा है कि इंटरवल स्केल का कोई 2 उदाहरण जो है प्रस्तुत कीजिए। ठीक है, अब यहाँ 2 से ज़्यादा उदाहरण आपको मिल जाएंगे। ठीक है ना। सो ये इंटरवल स्केल जो है वो थर्मामीटर पे होती है, आपने देखा होगा। ठीक है, स्केल पे होती है ना, वैसे ही स्केल वाला सब वहाँ पे आप उदाहरण देते हैं। थर्मामीटर पे होती है सप्ताह, महीना, दिन, घंटा, मिनट आदि। ये सारे एग्जाम्पल हो जाएंगे इंटरवल स्केल के, जहाँ पे ये है कि इनके बीच में ना सभी एक एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में इक्वल डिस्टेंस यहाँ पे रहती है, चाहे कहीं पे भी आप इसको जो है माप सकते हैं। ठीक है ना। अच्छा जी, ये आपने पढ़ा होगा। लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से भी मापन के स्तर अथवा जो मापनियाँ हैं या फिर लेवल्स ऑफ स्केल हैं उसमें आपका आता है। मूल्यांकन के 2 कार्य लिखिए। ठीक है ना। मूल्यांकन के 2 कार्य कौन कौन से हैं? छात्रों की उपलब्धियों का मूल्यांकन करना, उनको फीडबैक देना। एक तो ये क्या है, उनको फीडबैक देना बच्चों को। ठीक है ना। और जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको रिजॉल्व कैसे करना है। ठीक है ना। मापन और मूल्यांकन में बेसिक डिफरेंस है, ये भी आप करके जाना। ठीक है ना। पूछा गया है 2017 में, 2018 में, 2019 में कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन, या फिर मापन और मूल्यांकन में क्या अंतर है, ये भी आप करके जाना। ठीक है, मुझे याद आता रहेगा तो मैं बताता रहूँगा। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दोस्तों थोड़ा फास्ट चल रहा है लेकिन फास्ट ही चलने दें। क्लियर, क्योंकि आपको ऑप्शन मिलता है कि अगर आपका कुछ छूट रहा है फास्ट में तो आप पॉज करके लिख सकते हैं, रिवर्स करके रिवाइंड करके उसको देख सकते हैं। यूट्यूब का ये एक बहुत अच्छा यहाँ पे बेनिफिट है। ठीक है दोस्तों, सो मैं फास्ट चलूंगा, मैं बोल भी फास्ट रहा हूँ, थोड़ी सी मैं स्पीड भी वीडियो की बढ़ा दी है। क्लियर गाइज। सो मापन के 2 कार्य, अभी हमने क्या मूल्यांकन के 2 कार्य देखे थे, मापन के 2 कार्य अब यहाँ पे 3 दिए हुए हैं। एक तो वर्गीकरण करना है, क्लासिफिकेशन करना है, तुलना करना मतलब कंपैरिजन करना है, और निदान करना है, डायग्नोसिस, है ना। ये मापन के कार्य हैं, जबकि आपने 5 6 मापन के कार्य पढ़े होंगे, है ना। बाकी 3 कौन से रह गए यहाँ पे? क्लासिफिकेशन आ गया, कंपैरिजन आ गया, डायग्नोसिस आ गया, प्रिडिक्शन रह गया, गाइडेंस रह गया और रिसर्च रह गया। ठीक है, प्रिडिक्शन मतलब पूर्व कथन, और गाइडेंस मतलब परामर्श, और रिसर्च। ठीक है। मापन के अंतराल स्तर की 2 विशेषताएं, इसमें परिशुद्ध शून्य बिंदु अब्सोल्यूट जीरो नहीं होता है मापन में। ठीक, मापन एक छोटा टॉपिक है, टॉपिक मतलब कार्य भी छोटा है, कहीं से भी आप मापन कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं। लेकिन मूल्यांकन बहुत व्यापक है, इसमें आपको समय चाहिए और बहुत इवैल्यूएशन, इसमें कंप्लीट इवैल्यूएशन मिलता है आपका। इवैल्यूएशन मतलब मूल्यांकन मतलब वो कंप्लीट रहता है एक किसी निश्चित सेशन का। ठीक है ना। प्रत्येक अंगों के बीच समान दूरी होती है और इसके द्वारा किन्हीं 2 वर्गों, व्यक्तियों, वस्तुओं के मध्य अंतर को अंकों के माध्यम से हम प्रदर्शित कर सकते हैं। 2 विशेषताएं की जगह 3 है यहाँ पे, ताकि आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम ना हो। मूल्यांकन की प्रविधियों के 2 प्रकार लिखिए। अब यहाँ पे 6 प्रकार हैं आपके: अवलोकन, ऑब्जर्वेशन, टेस्ट, इंटरव्यू, शेड्यूल और क्वेश्चनर एंड निर्धारण मापनी। ठीक है ना। ये प्रविधियाँ हैं मूल्यांकन की। क्लियर गाइज। सो मूल्यांकन की प्रविधियाँ आपको 6 की 6 यहाँ पे बता दी गई हैं, जो आपके लिए बेनिफिशियबल होगा। क्लियर गाइज। टिल देन लिख ले, इनको याद कर लो और आगे बढ़ो। मापन को परिभाषित कीजिए। सो यहाँ पे हेल्मस्टेटर है ना, कि जो है
एक डेफिनेशन है, ये आपको अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है। मापन को किसी व्यक्ति या पदार्थ में निहित विशेषताओं के आंकिक वर्णन की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया गया है। ठीक है, मापन कौन सी प्रक्रिया है? वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा वस्तु, प्राणी, क्रिया की किसी विशेषता को निश्चित मापदंडों या मानदंडों के आधार पर देखा परखा समझा जाता है। ठीक है ना, किसी निश्चित इकाई में, इकाई होती यूनिट वगैरह में। ठीक है ना। मापन के कौन कौन से तत्व अथवा अंग हैं? 4 तत्व हैं। देखो भैया, यह वस्तु, प्राणी, क्रिया, कुछ भी हो सकता है, वस्तु हो सकती है, कोई प्राणी हो सकता है, किसी कोई क्रिया भी हो रही होती है, जिसकी किसी विशेषता का मापन करता है। ठीक है ना भाई, किसी विशेषता गुण का ही जो हम मापन करेंगे ना, कि सपोज करो कि चाय कितनी गर्म है ना, कितनी गर्म है, तो ये गर्म है, ये एक उसकी विशेषता है, उसका एक गुण है, उसका हम टेम्परेचर जो है ना कैलकुलेट कर रहे हैं, इसको बोलते हैं मापन। तो वस्तु, प्राणी, क्रिया की वह विशेषता जिसका मापन होता है, और विशेषता को मापने का उपकरण या विधि क्या है, और वह व्यक्ति जो मापन करता है, अर्थात मापन करता कौन है, कैसा है, कौन है, क्या है। ठीक है, ये 4 यहाँ पे फैक्टर्स मेन है। इवेल्युएशन को परिभाषित कीजिए, 2017 में ये पूछा गया था। तो डांडेकर के अनुसार मूल्यांकन हमें बताता है कि बालक ने किस सीमा तक किन उद्देश्यों को कितने समय में प्राप्त किया है। किस सीमा तक किन उद्देश्यों को कितने समय में प्राप्त किया है, ये बताता है हमें मूल्यांकन। ठीक है, टारगर्सन एवं एडम्स के अनुसार मूल्यांकन का अर्थ है किसी वस्तु या प्रक्रिया का मूल्य निश्चित करना। ठीक है, मूल्य का मतलब यहाँ पे पैसे की बात नहीं है, ये मत समझना कि रुपये में आपने कोई क्रिया खरीदी। ठीक है, मूल्यांकन आपका जब आप एग्जाम देते हैं उसका मूल्यांकन, आप समझ रहे होंगे, आप समझदार हैं। ठीक है ना, क्योंकि पढ़ा आपने रखा होगा, ये लास्ट मिनट रिवीजन आपका चल रहा है। ठीक है, मेरी तबीयत ख़राब है, बहुत ज़्यादा गला बैठा हुआ है, एक तरीके से बैठा नहीं, मतलब कुछ हो रहा है इसमें, है ना, दुखन, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ जितना भी हो पाए, बेस्ट से बेस्ट, जितनी भी हेल्प आप लोगों की हो पाए, क्योंकि पेपर में मार्क्स आपको कोई छोड़ के नहीं आना दोस्तों। ये आप मतलब कसम खा लो कि कोई मार्क्स भी एक मार्क्स का भी आपको छोड़ के नहीं आना, और वो लेके ही आना है। ठीक है ना। मापन त्रुटि, ठीक है, एरर ऑफ मेजरमेंट से क्या अभिप्राय है? तो मापन त्रुटि से मापने में जो गलतियाँ हो जाती हैं, इसका मतलब ये है कि मापने में, मेजरमेंट में जो गलतियाँ हो जाती हैं। मापन त्रुटि से हमारा अभिप्राय किसी व्यक्ति द्वारा परीक्षण के आधार पर पाए जाने वाले वास्तविक अंकों तथा अनुमानित अंकों में पाए जाने वाले अंतर से है ना। भाई वास्तव में आपने क्या नाप लिया, ठीक है, वो गलत किया है कि सही किया है, वो सब। परीक्षा क्या होती है? परीक्षा, फटाफट से बोलिए, परीक्षा क्या होती है? परीक्षा एक ऐसी वैज्ञानिक विधि है जिसके सहारे शिक्षक छात्रों की कौशल एवं ज्ञान की उनकी माप करते हैं कि स्किल कितनी डेवलप हुई है, अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन कितना हुआ है। ठीक है भाई, CGPA निकालते हैं हम, या फिर जो है ना परसेंटाइल निकालते हैं। सो ये एक अंक प्रदान करना है उनकी स्किल को, है ना। अब आ जाते हैं भैया बहुविकल्पीय प्रश्न, बहुत बढ़िया। शैक्षिक मापन किस स्केल पर संभव नहीं? शैक्षिक मापन किस स्केल पर संभव नहीं? शाब्दिक स्तर पर संभव नहीं है भैया, अंतराल स्तर पर भी है, अनुपात स्तर पर भी है, और क्रमिक स्तर पर भी है। ये आपने पढ़ी ही होंगी, जाहिर सी बात है। ठीक है, इस चीज़ को आप मना नहीं कर सकते कि हाँ सर हमने नहीं पढ़ा। ठीक है, अंतराल स्तर आपने पढ़ा होगा। अंतराल स्तर किसको बोलते हैं? इंटरवल लेवल, है ना, इंटरवल स्केल जो आपने पढ़ी होगी। ठीक है, और अनुपात स्तर भी आपने पढ़ा होगा, रेशियो लेवल। नेक्स्ट आता है आपका क्रमिक, क्रमिक है ना लास्ट में, यस। क्रमिक स्तर जो है ये क्या बोलते हैं इसको, मुझे इंग्लिश याद नहीं आ रही, ठीक है ना, लेकिन शाब्दिक स्तर नहीं है वहाँ पे। ठीक है ना, सो शाब्दिक स्तर यहाँ पे इस स्केल पर संभव नहीं है। मूल्यांकन क्या है? मूल्यांकन कैसा है? गुणात्मक है, मात्रात्मक है, दोनों है, या फिर कोई सा भी नहीं है? ठीक है, सो हम कहेंगे कि गुणात्मक भी है और मात्रात्मक भी है। ठीक है, मूल्यांकन दोनों टाइप का। अब बताइए, व्यवहारिक उद्देश्य केंद्रित कौन सी प्रक्रिया है? मापन, मूल्यांकन, या मनोवैज्ञानिक मापन, या फिर ए तथा सी दोनों? तो यहाँ पे मूल्यांकन जो है वो व्यवहारिक उद्देश्य केंद्रित प्रक्रिया है। ठीक है ना, क्योंकि मूल्यांकन जो है ये एक व्यापक रेंज वाला एक मापन की एक प्रक्रिया है। ठीक है ना, मूल्यांकन जिसको बोलते हैं। तो सिंपल मापन बहुत छोटी चीज़ होगी और मूल्यांकन उससे बड़ी होगी। किसी परीक्षण की रचना के कुल कितने चरण होते हैं? किसी परीक्षण की रचना के चरण कितने होते हैं? फटाफट से बताइए। आंसर वैसे आपको दिख ही रहा होगा, क्या बताएंगे? 5 चरण होते हैं, यहाँ पे इसने लिखा हुआ है 5। लेकिन मैं यहाँ पे करेक्शन करना चाहूँगा कि परीक्षण की रचना के जो है ना, हमने 4 चरण पढ़े हुए हैं। ठीक है ना, सबसे पहले हम योजना बनाते हैं, प्रश्नों का फिर निर्माण करते हैं, उनका चयन करते हैं, और फिर मूल्यांकन करते हैं। तो यही 4 चरण होते हैं। तो यहाँ पे 4 पे आप करेक्ट आंसर यहाँ पे आप लिखेंगे। ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव आपका आना नहीं है शायद, तो ये आप लिख देंगे। क्लियर गाइज। नेक्स्ट है, मापन किन्हीं निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है। यह कथन
किसका है? हर्बर्ट का है, कैम्पबेल का है, स्टीवेंस का है, गिलफोर्ड का है, किसका है? तो स्टीवेंस ने बोला था कि मापन किसी निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की एक प्रक्रिया है। बिल्कुल सही बात है। शैक्षिक मापन होता है, शैक्षिक मापन कैसा होता है? सापेक्ष होता है, संख्यात्मक होता है। तो यहाँ पे जो आंसर आपको दिख ही रहा है, सापेक्ष होता है, इसको याद रखना, ठीक है ना। शैक्षिक मापन जो है ना वो सापेक्ष होता है। मापन के मापदंड मुख्यतः कितने होते हैं? मापन के जो मापदंड हैं वो मुख्यतः यहाँ पे 4 हैं। अगर कोई पूछने लगे कि ये किसने दिए थे 4 मापदंड, कौन कौन से होते हैं, तो स्टीवेंस ने दिए थे और 4 मापदंड आपने पढ़े ही होंगे, ठीक है। एक तो जो है नॉमिनल है, एक क्रमिक स्तर है, अंतराल स्तर है और अनुपात स्तर है, ठीक है। नामित स्तर, क्रमिक स्तर, अंतराल स्तर और अनुपात स्तर, ये 4 जो हैं ये मापदंड मुख्य हैं। अब आ जाते हैं हम रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हैं भैया। समानांतर प्रारूप विश्वसनीयता विधि को तुल्यता गुणांक विधि के नाम से भी जाना जाता है। याद रखना, वो छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन पूछ ली जाती हैं। समवर्ती वैधता को ज्ञात करने के लिए के मध्य सहसंबंध ज्ञात किया जाता है। किसके मध्य है? पूर्व निर्मित मानकीकृत परीक्षण एवं संबंधित परीक्षण के मध्य सहसंबंध। पूर्व निर्मित मानकीकृत परीक्षण और संबंधित परीक्षण के मध्य सहसंबंध, कोरिलेशन ज्ञात किया जाता है। किसी भी परीक्षण की वस्तुनिष्ठता से क्या आशय है? अंकन में समानता। विभेदन क्षमता बताती है, क्या बताती है विभेदन क्षमता? छात्रों में योग्यता के आधार पर विभेद करना। मूल्यांकन शिक्षण का कैसा बिंदु है? आवश्यक बिंदु है। वांछनीय अधिगम अनुभवों को विकसित करना मूल्यांकन प्रक्रिया से संबंधित है। वांछनीय मतलब जो अपेक्षित हैं, जो हम चाहते हैं, ठीक है। वांछनीय अधिगम अनुभवों को विकसित करना मूल्यांकन प्रक्रिया से संबंधित है। मापन के 4 स्तर होते हैं, ठीक है ना। चारों स्तर मैं आपको बता चुका हूँ, शायद 3 बार मैं बता चुका हूँ, तो और आपने पढ़ा भी होगा, इसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर है तो उसको क्लियर कर लें। मूल्यांकन प्रक्रिया के 3 महत्वपूर्ण पक्ष हैं: शिक्षण उद्देश्य, सीखने से उत्पन्न अनुभव और व्यवहार परिवर्तन। ये आप याद रखना, मूल्यांकन प्रक्रिया के 3 महत्वपूर्ण पक्ष, ठीक है। इनमें कोरिलेशन है, इनका त्रिभुज भी आपने देखा होगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है, व्यवहारिक मापन में संदर्भित बिंदु शून्य होता है। सही बात है। मापन किसी विशेषता को आंकिक मान प्रदान करने की प्रक्रिया है। बिल्कुल सही बात है। शैक्षिक मापन में कोई निरपेक्ष बिंदु, एब्सोल्यूट जीरो जो पॉइंट है वो नहीं होता, ये हम ऊपर भी पढ़ चुके हैं। भौतिक मापन में हमारा आधार बिंदु कैसा होता है? शून्य होता है, बिल्कुल, रेफरेंस पॉइंट। शैक्षिक मापन को सदैव स्थिर इकाइयों में व्यक्त किया जा सकता है? जी नहीं, बिल्कुल गलत मानूंगा मैं इस बात को। मापन के बाद मूल्यांकन करना आवश्यक है, मापन के बाद मूल्यांकन करना आवश्यक नहीं, ठीक है ना। मूल्यांकन अपना चलता रहता है, मापन अपना डिफरेंट, ठीक है। दोनों में अंतर आप अगर आपने पढ़े हैं तो बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली। क्लियर गाइस? सो मैं कहूँगा कि ये जो फर्स्ट यूनिट के यहाँ पे ये छोटे छोटे क्वेश्चन थे, मैंने आपको करवा दिए हैं फिनिश। अब चलते हैं हम सेकंड यूनिट की ओर। सेकंड यूनिट के प्रथम प्रश्न से शुरू करते हैं दोस्तों, जो कि फर्स्ट यूनिट का ही प्रश्न है, वापस से रिपीट हो गया है। अंतराल अनुमापन मैं बता चुका हूँ आपको, ठीक है ना। इंटरवल स्केल ये आपको पता है। और कोई भी फॉर्मूला मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगा, क्योंकि इस बुक में जो फॉर्मूले हैं वो थोड़े डिफरेंट है, तो मैं कन्फ्यूज़न क्रिएट नहीं करना चाहता कि आपने ये एन लिखा है, किसी में कहीं पे सिग्मा युग्मा, दुनिया भर के अलग अलग थोड़े नोटेशन जो हैं वो डिफरेंट है, ठीक है। डिफरेंट बुक्स में नोटेशन डिफरेंट है, तो आपने किस बुक से पढ़ा होगा? क्लियर गाइस? सो फॉर्मूला यहाँ पे मैं बता के आपको कन्फ्यूज़ नहीं कर रहा, क्योंकि मैं आपको सवाल नहीं बता पाऊंगा, और जब तक फॉर्मूले पे एग्जाम्पल ना बताएं वो क्लियर नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। सो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ थ्योरेटिकल चीज़ें ही चलने वाली हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका, प्रश्न पत्र की वस्तुनिष्ठता से आप क्या समझते हैं? तो वस्तुनिष्ठता का आशय क्या? उत्तरों एवं अंकन में निश्चितता प्रदान करना, ठीक है। परीक्षार्थी या परीक्षक अगर बदल भी जाए, परीक्षार्थी जो परीक्षा दे रहा है, परीक्षक जो ले रहा है, ठीक है, अगर बदल भी जाए तो उत्तर और अंक में परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये जो है वस्तुनिष्ठता का आशय यहाँ पे हो गया। समानांतर प्रारूप विधि द्वारा परीक्षण की किस विशेषता को ज्ञात किया जाता है? तो यहाँ पे जो है विश्वसनीयता, किसको ज्ञात किया जाता है? परीक्षण की विश्वसनीयता को ज्ञात किया जाता है। रिलायबिलिटी यहाँ पे जो है ना फाइंड की जाती है, ठीक है दोस्तों। पद विश्लेषण, आइटम एनालिसिस से आप क्या समझते हैं? वह प्रक्रिया या फिर वह विधि जिसके माध्यम से हम किसी परीक्षण के लिए उचित पद जो उद्देश्यों को पूरा करने में, ऐसे पद जो उद्देश्यों को पूरा करने में सक्षम हों, उनका चयन, और जो अनावश्यक पद हैं उनको बाहर निकाल देते हैं, विश्लेषण कहलाती है, ठीक है। अच्छी अच्छी चीज़ें अपने पास रख ली, बुरी बुरी गंदी गंदी चीज़ें बाहर निकाल दी। किसी भी परीक्षण हेतु
आयु मानक कैसे हम निर्धारित करते हैं? तो आयु मानक निर्धारित करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, विभिन्न आयु के वर्गों के विद्यार्थियों पर जो है प्रशासित कर उनके प्राप्तांक ज्ञात करते हैं। प्रत्येक आयु वर्ग के छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत ही उस आयु के विद्यार्थियों के लिए मानक कहलाता है। ठीक है, औसत फाइंड करना है, सिंपल। कठिनता स्तर गोली मारो। एक परीक्षण की विश्वसनीयता एवं वैधता के मध्य क्या संबंध होना चाहिए, ये भी आप जो है ना, विश्वसनीयता रिलायबिलिटी और वैधता वैलिडिटी के मध्य क्या संबंध होना चाहिए, ये आप लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन करके जाना, बहुत अच्छे से इसको देख के जाना, बहुत इजी है, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, एक बार पढ़ोगे तो हो जाएगा। ठीक है ना, अभी टाइम है क्योंकि पेपर जो है ना वो अभी तो 2 दिन बाद है। क्लियर गाइस? सो जो है वैधता और विश्वसनीयता, इनमें संबंध आप करके जाना, क्योंकि ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, तो मैं कहूँगा कि आप यहाँ शॉर्ट में ना करके उसको लॉन्ग में करके जाना। क्वेश्चन नंबर 9, मानकों के विशेष प्रकार, स्पेसिफिक टाइप ऑफ नॉर्म्स बताइए। मानक कितने प्रकार के होते हैं? सबसे पहले तो ये जान लीजिए, 4 प्रकार के होते हैं। आयु मानक, कक्षा मानक, शतांश मानक और मानकीकृत प्राप्तांक मानक। पढ़ के जाना इसको, यहाँ पे सिर्फ नाम है। ठीक है, आयु मानक आयु से रिलेटेड है, कक्षा मानक में बहुत सारी कक्षाएं ली जाती हैं, शतांश मानक में परसेंटाइल जो है निकाला जाता है, और मानकीकृत प्राप्तांक में स्टैंडर्डाइज स्कोर नॉर्म्स इसको कहते हैं। तो इसके लिए हम मीन फाइंड करते हैं, देन स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करते हैं, मतलब मानक विचलन फाइंड करते हैं, और मध्यमान फाइंड करते हैं। ठीक है ना, 2 चीज़ें फाइंड करते हैं, मध्यमान और मानक विचलन, और उसकी सहायता से हम क्या करते हैं, स्टैंडर्डाइज स्कोर जो है निकाल लेते हैं। ठीक है, परीक्षण की वैधता को परिभाषित कीजिए। यहाँ क्रोनबेक की एक परिभाषा यहाँ पे दी गई है। क्या? किसी परीक्षण की वैधता उसकी वह सीमा है जिस सीमा तक वह मापता है। ठीक है, एक लिमिट है, लिमिट। ठीक है ना, कि भाई यहाँ इसकी लास्ट लिमिट है, इसके बाद ये नहीं जाएगा, जिसके लिए उसका निर्माण किया गया है। यदि कोई परीक्षण उन गुणों अथवा योग्यताओं का मापन करता है जिसके मापन के लिए उसका निर्माण किया गया है, तो परीक्षण के इस गुण को परीक्षण की वैधता कहते हैं। ठीक है, वैलिडिटी यहाँ से यहाँ तक ये नापेगा, मापेगा, जो भी कहना है। ठीक है ना, एक अच्छे परीक्षण की व्यवहारिक कसौटी दीजिए। अच्छे परीक्षण की व्यवहारिक कसौटी है परीक्षा की उद्देश्य पूर्णता, प्रश्न ज्ञान, अंकन एवं निर्माण में सरलता, खर्चा बहुत कम। ठीक है, उसमें वो उपलब्ध हो जाना चाहिए। विश्वसनीयता का अर्थ बताइए। रिलायबिलिटी हम किसे कहते हैं? मैंने बोला था रिलायबिलिटी और वैलिडिटी को करके जाना। आई होप आपने कर लिया होगा पहले से ही। ठीक है, तो किसी परीक्षण के बार बार प्रशासित करने पर परिणाम अगर समान है, एक ही जैसा है, तो इस विशेषता को हम विश्वसनीयता कहते हैं कि हाँ ये रिलायबल है। अगर हम किसी चीज़ को भी नाप रहे हैं, ठीक है ना, और वो जो माप है हमारी वो एक जैसी आ रहा है रिजल्ट, तो वो विश्वसनीयता, वहाँ से हम कैलकुलेट करते हैं। गुणात्मक मापन क्या है? फटाफट से बताइए। गुणात्मक मापन, ये मैं बताऊँ आपको, गुणात्मक और मात्रात्मक मापन 2018 और 2019 में जो है 2 सालों से लगातार पूछा जा रहा है। मैं ये नहीं कहता कि तीसरे साल भी आएगा, नहीं आएगा, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे से पढ़ के जाना। ठीक है भैया, चलिए। तो गुणात्मक मापन क्या है? किसी वस्तु, प्रार्थी, क्रिया की विशेषताओं के गुणों के रूप में देखने समझने को गुणात्मक मापन हम कहते हैं। ठीक है ना, गुणों के रूप में। और गुण कितने हैं, वैल्यू कितनी है, ज़्यादा है, कम है, क्या है, मात्रा तक में आ जाता है, मात्रा, है ना, तो ये आपको पता ही होगा। तो किसी वस्तु, प्राणी अथवा क्रिया की विशेषताओं को मात्रा के रूप में मापने को मात्रात्मक मापन कहते हैं। दोनों का मेन डिफरेंस यहाँ पे यही है, और इनके बेस पे आप बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हैं। चलिए भैया, कांस्टेंट एरर, स्थिर त्रुटि क्या होती है? तो स्थिर त्रुटि हम उसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ऐसी त्रुटियाँ, यहाँ पे देखो, त्रुटि बहुत सारी चीज़ों में हो सकती है। एग्जाम्पल बहुत तरीके से हम दे सकते हैं। स्थिर त्रुटि ऐसी जो मतलब डिसबैलेंस नहीं हो रही, इधर उधर नहीं भग रही, ठीक है, फ्लक्चुएट नहीं कर रही, एक समान स्थिर बनी हुई है कि हर पार्ट में डिफेक्ट आना ही आना है। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे हम परीक्षार्थियों की प्राप्तांकों के रूप में देखें तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि इस प्रकार की त्रुटियों से सभी परीक्षार्थियों की जो प्राप्तांक हैं वो समान रूप से प्रभावित होते हैं। कैसे? कैसे भैया? कि कोई जो हम मापन है उसमें अगर हमने एरर कर दी और वो एरर कंटिन्यूस चल रही है, तो सबके जो है मार्क्स जो है चेंज हो जाएंगे। मापन त्रुटि, मापन त्रुटि से हमारा अभिप्राय कैसे है? जो ट्रू, जो हमने प्राप्त किए हैं वास्तविक अंक, है ना, और जो एस्टिमेटेड अनुमानित जो अंक हैं कितने होंगे, ठीक है, उनके बीच में पाए जाने वाले जो अंतर है, दैट इज कॉल्ड मापन त्रुटि। मापने में गड़बड़ी हो गई भैया, है ना। क्रमिक त्रुटियाँ, तो क्रमिक त्रुटियाँ
इसे पक्षपात त्रुटि भी कहते हैं। नाम एक और याद रखना, पक्षपात त्रुटि। ऐसी त्रुटियां जो जानबूझकर पक्षपातपूर्ण रवैये या व्यक्तिगत द्वेष, यातना, पूर्वाग्रह, पूर्वधारणा, तुझे विचारधारा, फलाना फलाना, डिमकना डिमकना, जो भी है मतलब कहने का है, ठीक है, आदि के कारण घटित होती हैं। ऐसी त्रुटियों को हम क्रमिक त्रुटियां कहते हैं। इसे पक्षपात त्रुटि भी कहते हैं। कई बार टीचर आपसे चिढ़ गया, आपने आर्ग्यू कर लिया, टीचर आपसे चिढ़ गया और उसने आपकी बैक लगा दी, है ना, इंटरनल मार्क्स कम दे दिए। ऐसा कुछ केसेस में हमने सुनने को मिला है। हालांकि टीचर ऐसा बहुत कम करते हैं, मतलब लाखों करोड़ों में एक टीचर ऐसा होगा जैसा कि मैं मानता हूँ, ठीक है। मैं पक्ष नहीं ले रहा भैया, ऐसा मत समझना, लेकिन सारी चीज़ें ही हैं दुनिया में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर से मैंने बताया आपको, मैं यहाँ पे फॉर्मूलाज वगैरह नहीं बता रहा। मैं फॉर्मूलाज नहीं बता रहा, इसका मतलब ये नहीं है कि करके नहीं जाना भैया। क्वेश्चन में सॉरी पेपर में न्यूमेरिकल्स आते हैं, इनको करके जाना, ईजिली आपको नंबर मिल जाएंगे। और यहाँ पे नंबर का जो डिडक्शन है वो भी नहीं होता, कटते नहीं है नंबर, अगर आपने सही किया है तब, ठीक है। गलत किया है तो भैया फिर कोई बचाने वाला नहीं है। संरचनात्मक वैधता किससे संबंधित है? कसौटी संदर्भित वैधता से। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया व्यवहारिक उद्देश्य केंद्रित है? मूल्यांकन। व्यवहारिक उद्देश्य केंद्रित कौन सी है? मूल्यांकन। पहले भी आ चुका है प्रश्न। किसी परीक्षण की रचना के कुल कितने चरण होते हैं? किसी परीक्षण की रचना के, यहाँ पर मैं फिर से करेक्ट करना चाहूँगा, 4 चरण, ठीक है। और ये फिर से लिख रहे हैं 5 चरण, ठीक है, क्योंकि मैंने जो है वो 4 ही चरण पढ़े हैं। थोड़ा आप इस पर रिसर्च कर लेना, है ना, हल्का सा, 4 ही यहाँ पे ज़्यादा आपको मिलेंगे। पद की कठिनता की परिभाषा उसे शुद्ध रूप से हल करने वाले व्यक्तियों के प्रतिशत के आधार पर दी जा सकती है। यह कथन किसका है? एनास्टासी। पद की विभेद शक्ति उच्च तथा निम्न उपलब्धि वाले विद्यार्थियों में विभेद करने की मात्रा की ओर संकेत करती है। यह कथन किसका है? ग्रोनलुंड, ठीक है ना, याद रखना भैया। पद की जो विभेद शक्ति है, जो हाईएस्ट और लोवेस्ट उपलब्धि वाले जो विद्यार्थी हैं उनमें जो हम विभेद करने की मात्रा की ओर संकेत करती है, तो यह कथन बोला था ग्रोनलुंड ने। ओहो। विश्वसनीयता प्राप्त परीक्षण प्राप्तांकों में सत्य प्रसारण का अनुपात है। यह कथन किसका है? गिलफोर्ड का है। 2-3 चीज़ें हैं, याद कर लेना, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, याद हो जाएगा। एक दो बार लिख लेना इसको, ठीक है, सबको नहीं लिखना। परीक्षण विश्वसनीयता ज्ञात करने की कौन सी विधि कूडर रिचर्डसन विधि भी कही जाती है? तो तर्कयुक्त समानता विधि को हम कूडर रिचर्डसन विधि कहते हैं। क्लियर गाइस? प्रदत्त होते हैं गुणात्मक मात्रात्मक, कौन से? दोनों। तो गुणात्मक प्रदत्तों का सांख्यिकीय विश्लेषण संभव है कि नहीं? बिल्कुल है। कोडराइट ने गुणात्मक प्रदत्तों को मात्रात्मक प्रदत्तों में बदलने की कितनी विधियां बताई हैं? तो कोडराइट ने गुणात्मक प्रदत्तों को मात्रात्मक प्रदत्तों में बदलने की 2 विधियां बताई। गुणात्मक प्रदत्तों को मात्रात्मक स्वरूप प्रदान करने को क्या कहते हैं? अंतर्वस्तु विश्लेषण कहते हैं। परिमाणात्मक मापन कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। परिमाणात्मक मापन का सर्वश्रेष्ठ स्तर कैसा है? अंतराल स्तर। 4 प्रकार मैं बता चुका हूँ आपको भैया, याद रखना। सबसे कम विश्वसनीयता पाई जाती है शाब्दिक स्तर में, सबसे कम। और रिक्त स्थानों की पूर्ति। समानांतर प्रारूप विश्वसनीयता विधि को तुल्यता गुणांक विधि के नाम से भी जाना जाता है। अरे भैया ये प्रश्न जो है ना, हमने देखा सा लग रहा है ना। समवर्ती वैधता को ज्ञात करने के लिए पूर्व निर्मित मानकीकृत परीक्षण एवं संबंधित परीक्षण के मध्य से संबंध ज्ञात किया जाता है। ये जो प्रश्न है हमने पिछले यूनिट में भी देखे हैं, इनमें से 1-2 प्रश्न जो है वो थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है ना। बस यही सब यहाँ पे चीज़ें हैं, बाकी सब कुछ जो है ये प्रीवियस यूनिट के ही यहाँ पे लिख दिए गए हैं, तो इनको आप देख लेना। चलते हैं 3rd यूनिट पर, ठीक है, टेक्निक्स ऑफ द टेस्ट कंडक्ट। फर्स्ट यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो है, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? गुटेनबर्ग। और रेडियो का आविष्कार J.L. बेयर्ड, ठीक है ना। ये सारे क्या हैं? कम्युनिकेशन से रिलेटेड हैं, क्योंकि ICT आपको पढ़ना है, इसमें पढ़ा भी होगा आपने, ठीक है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, तो ICT ये आपको पढ़ना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि 2017-2010, ठीक है, 2010 में और 2017 में 2 बार ये प्रश्न पूछा गया है, ठीक है दोस्तों। सो इसको आपको पढ़ना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है। अब चलते हैं कि टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? ये भी J.L. बेयर्ड का यहाँ पे नाम है। विश्व में सर्वप्रथम सैटेलाइट स्थापित किसने किया था? रूस ने। विश्व में सर्वप्रथम, अंतरिक्ष में सर्वप्रथम, है ना, अंतरिक्ष में सर्वप्रथम सैटेलाइट जो है ना किसने स्थापित किया था? रूस ने, मतलब पूरे विश्व में, ये पूछना चाह रहे हैं, ठीक है। इंटरनेट का आविष्कार किसने किया था? अमेरिका ने। और इंटरनेट क्या है? एक मशीन है, एक पुर्जा है, एक टेलीविज़न का नाम है? नहीं, इनमें से कुछ नहीं है, ठीक है। इंटरनेट आपको पता ही है, क्योंकि रात दिन आप इंटरनेट यूज़ कर रहे हो। आगे बढ़ने से पहले एक काम कर लेते हैं, छोटा सा है, क्योंकि यूनिट भी छोटी सी है, ठीक है। मैं इसमें आपको प्रश्न बता दूं, ज़्यादा प्रश्न इसमें से बनने वाले नहीं हैं, तो आप जो है ना पैनिक मत होना।
क्लियर गाइस। सो एक क्वेश्चन आया था 2017 में, आया था, नकल के से रिलेटेड है कि नकल का अर्थ क्या है, नकल रोकने की तकनीक कैसे कौन कौन सी है, कैसे हम नकल रोक सकते हैं, इस पे आप फोकस कर लेना, ठीक है। परीक्षण की परिस्थितियाँ वगैरह इन पे आप फोकस कर लेना। और एक प्रश्न पूछा गया था यहाँ पे 2018-2019 में लगातार पूछा गया है कि जो शिक्षक अध्यापक निर्मित जो परीक्षा है, शिक्षक निर्मित जो परीक्षा है, उनके उद्देश्य, उनके गुण, इन पे आप एक नज़र डाल लेना यहाँ पे, ठीक है ना। और इसमें जो सबसे ज़्यादा मुझे इंपॉर्टेंट लगता है वो आईसीटी लगता है। आईसीटी कई बार जो है पूछा भी गया है और एक इम्पोर्टेंट एक जो है टॉपिक भी है, ठीक है ना। सो आईसीटी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, यहाँ पे आप देख लेना इसको, क्लियर गाइस। और बाकी सैटेलाइट क्या है, ये सब चीज़ें आप जो है यहाँ पे देख ही सकते हैं कि सैटेलाइट क्या है, ये आप देख लेना। सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी का प्रयोग परीक्षा में होता है। सो ऑनलाइन परीक्षा में होता है, बहुविकल्पीय में भी होता है, प्राप्तांकों के टेबुलेशन में भी होता है। तकनीकी का प्रयोग तो हर जगह होता है, ठीक है, आपको पढ़ाने में भी हो रहा है। तो दिस इज कॉल्ड द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे शिक्षक का सामंतवादी व्यवहार, सामरस्य या समरसता स्थापित करने में सहायक होता है, नहीं भैया। वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक परीक्षणों में संपादन, प्रयोज्य और प्रयोज्यों के साथ सौहार्द स्थापित करना आवश्यकता है। तो इनको आप छोड़ो, ठीक है, लेकिन मैं जो बताया हूँ टॉपिक वही आप करना इसमें से। सो दोस्तों, ये है यूनिट नंबर 4 जो आपके सामने स्क्रीन पर है, और इसमें अब शुरू हो जाते हैं आपके न्यूमेरिकल पोर्शन। और न्यूमेरिकल यहाँ से मतलब आपको मिल ही जाएगा, ज़रूर मिलेगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप डिस्क्रीट सीरीज़ वगैरह, कंटिन्यूस सीरीज़ वगैरह, है ना, खंडित आवर्ती बंटन और अखंडित आवर्ती बंटन, ये सब चीज़ें यहाँ पे देख लेंगे, ठीक है। रेखीय प्रस्तुतीकरण जो है ये भी आपका जो है कई बार पूछा भी जा सकता है। इसमें से किसी कुछ प्रकार पूछे जा सकते हैं, ठीक है, कि 2 प्रकारों का वर्णन करो, या इस टाइप से हो सकता है, क्लियर गाइस, अगर हम लघु उत्तरीय प्रश्न की बात करें तो। उसके बाद में अगर मैं सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट इसमें मानता हूँ, तो आवर्ती बंटनों के लिए रेखाचित्र जो है यहाँ पे, ये भी यहाँ पे कई बार पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया। 2017 में, 18 में, 19 में लगातार 3 साल पूछा गया है, ठीक है ना। और 20 में आप पेपर दे ही रहे हैं। तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि इस बार भी आए, और ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि ना आए, ठीक है दोस्तों। सो रेखाचित्र आप ये जो है यहाँ पे अलग अलग जो हैं दिए गए हैं। लाइन फ्रीक्वेंसी डायग्राम जो है, रेखावर्ती चित्र है, और तुम्हारा क्लास इंटरवल वर्गांतर है। दूसरा फिर है यहाँ पे वर्गांतर हो गया, और मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है ऐसे। और एक मुझे क्या मैं बताऊँ, मध्यमान, ये है ना, मध्यमान जिसको मीन बोलते हैं। इसको आप मीन, मीडियन, मोड, 3 चीज़ें होती हैं, ठीक है। मीन, मीडियन, मोड, मतलब मध्यमान, मध्यांक, और मोड होता है बहुलांक, है ना, बहुलक। तो ये तीनों आप अच्छे से करके जाना, ठीक है। इनके जो भी फॉर्मूलाज हैं वो आपको रट्टाफाई होने चाहिए, अच्छे तरीके से होने चाहिए, उनका यूज़ भी आना चाहिए, और कैसे कैसे हम जो है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर प्रश्न जो दिया गया है तो वो प्रश्न भी आपको आना चाहिए, ठीक है। दूसरा फिर इनका यूज़ कहाँ है और ये फ़ायदेमंद कहाँ होते हैं, कई बार ये पॉइंट भी पूछ लिया जाता है, लेकिन कम, ठीक है ना। इसमें से आपको क्वेश्चन जो है वो बनेगा ही बनेगा, ठीक है ना। तो ये करके जाना आप। आई होप कि आपको कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर मिलेगा जो आपको आता होगा, क्योंकि हमें जो है ना मार्क्स जो है कहीं पे भी अपने कम नहीं होने देने हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसमें देख लेते हैं केंद्रीय प्रवृत्ति की सबसे शुद्ध माप कौन सी है, मध्यमान, ठीक है। और केंद्रीय प्रवृत्ति की माप क्या नहीं है, माध्य है, विचलन नहीं है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है, मध्यमान, मध्यांक, बहुलांक, मीन, मीडियन, मोड, तीनों ही है, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका आता है कि लघु विधि, शॉर्ट मेथड से मध्यमान ज्ञात करने का सूत्र। यहाँ पे ये देखिए मीन, ठीक है। मीन को असल में मैं इसलिए जो है ना सूत्र मैं आपको बताने के लिए मैं पहले भी बोला था कि सूत्र जो है एक्चुअली थोड़ा सा क्या कर दे रहा है, जो बोलते हैं ना कन्फ्यूज़न क्रिएट कर रहा है। क्योंकि यहाँ पे इन्होंने, अगर मैं बात करूँ, मीन का सूत्र यहाँ पे कुछ अलग दिया है, ठीक है। इनका जो नोटेशन है वो एम से है, ठीक है। कहीं पे जो है मीन का नोटेशन एक्स बार से करते हैं। तो इसमें कन्फ्यूज़न आपको ना हो, जैसा आप कर रहे हैं, जैसा आपने पढ़ा होगा वैसे ही आपको पढ़ना है, ठीक है ना। सो यहाँ पे मीन इज इक्वल टू ए एम प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन एन इंटू सी एल, क्लास इंटरवल है, एफ डी, एफ और डी, फ्रीक्वेंसी और डी जो है ना उनका मल्टीप्लिकेशन है, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। और जो आपका ए एम है ये दिस इज कॉल्ड अर्थमेटिक मीन, सो ये आपको यहाँ पे याद रखना। ए एम को अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम इसको कल्पित मध्यमान बोलते हैं, सिग्मा मतलब समेशन, ठीक है, एफ इंटू टी का समेशन है, और एन यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ जो यहाँ पे क्लास इंटरवल्स दिए हैं वो हैं, और सी एल इंटू वो पर्टिकुलर जो है क्लास इंटरवल। मध्यमान
प्राप्तांक का औसत होता है। मध्यमान अन्य केंद्रवर्ती मानों मध्यांक एवं बहुलक की अपेक्षा अधिक विश्वसनीय होता है। मध्यमान एक ऐसा केंद्रवर्ती मान होता है जिसके दोनों ओर विचलन होता है। कैसा? समान, ठीक है ना, क्योंकि मध्यमान का मतलब बीच का मान, ठीक है, इधर भी उतना ही उधर भी उतना ही। जब प्राप्तांकों का विवरण सामान्य नहीं होता तब माध्यिका का प्रयोग किया जाता है। बहुलांक एक अनुमानित केंद्रवर्ती मान है, इसलिए सांख्यिकीय गणनाओं के लिए कम उपयोगी है, ठीक है। इसमें आप न्यूमेरिकल्स पे ज़्यादा फोकस रखेंगे, न्यूमेरिकल्स आप करेंगे, ठीक है ना, ये आपको मिल जाएगा और आपका हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा ओवरव्यू भी रखना, ठीक है दोस्तों। ये है सत्य असत्य, और आपकी जो यूनिट नंबर 4 है ये होती है, तो ये है दोस्तों यहाँ पे यूनिट नंबर 5 के भी, और मैं देख रहा हूँ कि जो ये मेरे पास हैं कुछ प्रश्न, है ना, जिस बुक में, सो ये जो है सेम ही है जैसे कि हमने यूनिट 4 में देखे, क्योंकि इनके पास कोई बहुविकल्प ही नहीं बन रहा। अच्छा, मैं तो फिर इसमें आपको बता देता हूँ कि मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी एंड कोरिलेशन इसका नाम है यूनिट 5 का, और इसमें आपको क्या मेन करना है ये आपको भी पता होगा, ठीक है। सबसे पहले तो हम क्या विचलनों के जो मापों के प्रकार हैं, ठीक है, टाइप्स ऑफ मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी, जो 4 प्रकार के, एक तो प्रसार है जिसको रेंज बोलते हैं, ठीक है ना, 4 प्रकार को याद रखना, प्रसार, मध्यमान विचलन, चतुर्थांश विचलन और मानक विचलन, ठीक है। तो 4 नाम आपको याद करने हैं, प्रसार, मध्यमान, चतुर्थांश, मानक, और 3 के बाद में आपको लगा देना है विचलन, ठीक है। रेंज बोलते हैं रेंज, एवरेज और मीन डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है दोस्तों। इन पर आपको करने हैं क्या, और साथ में परसेंटाइल है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे 4 हैं, ये विचलन के जो 4 प्रकार हैं वो 4 हैं, और साथ में परसेंटाइल है जो आपको अलग से इसमें करना है, और इनके ऊपर क्वेश्चन की तैयारी करनी है, हो जाएगी 14 तारीख तक हो जाएगी, ठीक है ना। सो दोस्तों कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, इसके आप एग्जाम्पल्स लगा ले, एक फार्मूला देखा, फार्मूला देखो, एग्जाम्पल 4 एग्जाम्पल करो, फिर एक फार्मूला देखो, फिर 4 एग्जाम्पल करो, फिर एक फार्मूला देखो, फिर 4 एग्जाम्पल करो अच्छे से, और आपकी यूनिट ऐसी हैं जैसे कि 4th यूनिट है, 5th यूनिट है, ठीक है ना, ये बहुत ईजिली आपकी तैयार हो जाएंगी, ठीक है, ठीक है दोस्तों। इसमें कोई ज़्यादा आपको कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, ज़्यादा कुछ करना नहीं है। अब मैं बताता हूँ कि मानक विचलन, स्टैंडर्ड डेविएशन जो है, SD जिसको आप बोलते हो, मानक विचलन भी कहते हैं, तो इसके गुण पूछे थे 2018 में और 2019 में, ये भी आपको याद रखना। परसेंटाइल जिसको प्रतिशत बोलते हैं, प्रतिशत, है ना, या फिर शतांशीय मान जिसको बोलते हैं, इस पे भी क्वेश्चन आया था थियोरेटिकल कि ये होता क्या है, 2018-2019 में ही आया था, ठीक है ना। नेक्स्ट अगर मैं आपको बताऊं कि एक मेथड है जिसको हम बोलते हैं कार्ल पियर्सन सहसंबंध गुणांक, ठीक है, कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट उसको बोलते हैं, गुणांक को कोफिशिएंट कहते हैं, ठीक है। इनको जो है आप याद रखना, और सहसंबंध के प्रकार कितने प्रकार का, 3 प्रकार का होता है ना, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य, धनात्मक सहसंबंध, ऋणात्मक सहसंबंध और शून्य सहसंबंध, इनको आप याद कर लेना, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। और सहसंबंध गुणांक ज्ञात करने की जो है वो विधियाँ कौन सी हैं, एक तो क्रमांतर विधि है, ठीक है, दूसरा गुणन आघूर्ण विधि है, और प्रकीर्णन आरेख विधि, 3 विधि यहाँ पे ये दर्शाई गई हैं। और कार्ल पियर्सन मेथड जो है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है कि आप इसको जो है ना जरूर करके जाना, ठीक है, छोड़ना मत भैया, ठीक है ना। सो ये है आपका जो है इस यूनिट में, और यहीं पे आपकी यूनिट ये इसी इतने में ही फिनिश हो जाती है। नेक्स्ट जो 6th यूनिट है आपकी, उसमें देखते हैं, तो ये है आपकी यूनिट नंबर लास्ट, और जिसको बोलते हैं हम 6ठी यूनिट, और बोलते हैं क्या, नाम क्या है इसका, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व, NPC के नाम से इसको जाना गया है, और NPC यहाँ पे मुख्यतः एक टॉपिक है जो आपको करना ही है, ठीक है ना। एक क्वेश्चन है जो NPC है, सामान्य संभावना वक्र इसको बोलते हैं, ठीक है, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व, इसकी आप बहुत अच्छे से जो है याद रखना, इन चीज़ों को करके जाना, क्योंकि इसके बिना आप, मुझे लगता है कि कुछ नंबर शायद गंवा दें, ठीक है। इसकी विशेषताएं क्या हैं ये सब आप, और ये फॉर्मेशन इसकी कैसे है, दिखता कैसे है, बनता कैसे है, ठीक है, ये आप करके जाना, ठीक है ना। सो 2017 में, 2018 में, 2019 में लगातार प्रश्न पूछा जा रहा है, लैंग्वेज चेंज कर करके, है ना, इसकी डेफिनेशन, परिभाषा, विशेषता, ठीक है दोस्तों। 2017 में क्या, NPC के गुणों की विस्तारपूर्वक विवेचना कीजिए। 2017 में ही दूसरा प्रश्न क्या है कि NPC की जो संक्षेप में चर्चा कीजिए। 2018 में आया था कि NPC क्या है, इसकी विशेषता और उपयोगिता का वर्णन कीजिए, ठीक है, 2018 में आया था। फिर 2018 और 19 में लगातार क्या है कि इसके गुण क्या होते हैं, गुण पे, ठीक है ना, और फिर से 19 में आया है, ठीक है, 19 में ही कि NPC क्या है और विशेषता और उपयोग का वर्णन कीजिए। सो घुमा फिरा के बात एक ही है, मैंने क्या बताया, डेफिनेशन वगैरह ये और विशेषताएं,
इसकी याद करके जाना। ठीक है दोस्तों, बहुत छोटी सी यूनिट है, लास्ट की 3 यूनिट बहुत अच्छे से मार्क्स आपके दिला सकती हैं आपको, ज़्यादा कुछ करना नहीं है और इन्हीं 2 दिनों में ये तैयार हो जाएंगी। मैं आपको बता दूँ, आज का दिन, ठीक है, पेपर देने के बाद रिलैक्स मत करना, आज का दिन और कल का दिन, ठीक है, ये आप बिल्कुल चीर-फाड़ मचा दो। और जो है यहाँ पे देख लेते हैं अब क्या है, सामान्य संभाव्यता वक्र में मुख्य सूत्र क्या है, z इज इक्वल टू क्या है, z इज इक्वल टू x माइनस एम अपॉन सिग्मा। ठीक है, तो यहाँ पे z जो है वो स्कोर है, वैल्यू है, और x क्या है, मूल प्राप्तांक, m क्या है, यहाँ पे m क्या है, समूह का जो मध्यमान है वो m है, x बार भी कहीं पे लिखा होगा, ठीक है ना, कंफ्यूज मत होना, बस मैं ये कह रहा हूँ, कंफ्यूज मत होना, मैं बार बार कह रहा हूँ, ठीक है, m मध्यमान है और सिग्मा जो समूह का मानक विचलन यहाँ पे है, ठीक है ना, मानक विचलन जो है वो समूह का वो क्या है, सिग्मा से दिया गया है। तो एनपीसी के लिए वैषम्य स्क्यूनेस का जो मान है वो 0 होता है, ठीक है, ये याद रखना, इसका मान जो है 0 होता है, और KU जिसको हम बोलते हैं वक्रता गुणांक, ठीक है, वक्रता गुणांक, कोएफिशिएंट ऑफ कुर्टोसिस जो भी आप बोलते हैं, ठीक है, KURTOSIS है ना, ये स्पेलिंग आई थिंक इसकी होती है, कर्टोसिस, ठीक है। सो इसका जो वैल्यू होती है वो होती है 0.263 और स्क्यूनेस की वैल्यू होती है 0 और इसकी होती है 0.263, ये चीज़ें याद रखना आप, ठीक है ना। अच्छा, अगर हम बात करें कि सामान्य जो एनपीसी है वो 6 भागों में विभाजित किया गया है ना, एक मध्य बिंदु है, बिल्कुल मध्य बिंदु जिसको M से डिनोट करते हैं, और उसके 3 पॉइंट बाईं ओर है, 3 पॉइंट दाईं ओर है, ठीक है ना, जो आपके दाईं ओर है मतलब राइट हैंड की तरफ है वो प्लस से होंगे, +1 सिग्मा, +2 सिग्मा, +3 सिग्मा, इस टाइप से, और जो आपके लेफ्ट हैंड साइड में है वो होंगे -1 सिग्मा, -2 सिग्मा, -3 सिग्मा, इस टाइप से ये कर्व बनता है। क्लियर गाइस, सो आज की यूनिट यहाँ पे ये 6th यूनिट जो है आपकी फिनिश होती है, सारी यूनिट जो है काफ़ी लेंथी वीडियो हो चुकी है। सो गाइस फटाफट से इसका रिवीजन कर लीजिए और अपने सब टॉपिक जो भी छूट गया है उसको पक्का कर लीजिए। मुझे लगता है आपने सारे टॉपिक कर लिए होंगे, लेकिन जो थोड़ा मोड़ा छुटकू सा जो भी रह रहा है उसको फिनिश कर लीजिए प्लीज़, ठीक है ना, क्योंकि कोई भी मार्क्स आपका छूटना नहीं चाहिए। और एग्ज़ाम के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। मुझे उम्मीद है, और मुझे उम्मीद क्या, मुझे पूरा यकीन है कि आप जो है बहुत अच्छा करके आएंगे, बहुत अच्छा करके आएंगे, बहुत ही अच्छा करके आएंगे, ठीक है दोस्तों। सो ऑल द बेस्ट अगेन फॉर योर एग्ज़ाम्स और चक दे फट्टे।